हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके क्लास। आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास का मराठी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2 श्यामचे बंधु प्रेम समझने वाले हैं। इसे आप बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा लेसन अच्छी तरह से समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्यामचे बंधु प्रेम, श्याम का अपने भाई के लिए प्यार, जिसके राइटर है साने गुरुजी। साने गुरुजी एक फेमस राइटर है। साने गुरुजी ने बहुत सारी स्टोरीज़, पोयम, नावेल्स लिखे हैं। ऐसे कई लेखन किए हैं। भारतीय संस्कृति, धडपड नारी मुले, श्यामची आई, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादि, ये सारी बुक्स प्रसिद्ध है। श्यामची आई ये एक फेमस स्टोरी है और एक मूवी भी है जो यूट्यूब पर उपलब्ध है। इसी में से ये पार्ट लिया गया है, श्यामचे बंधु प्रेम। श्याम के मन में अपने छोटे भाई के लिए जो प्यार है और एक माँ की दी हुई ऐसी सीख जो आपके मन को छू जाएंगी, ऐसा इस पार्ट में वर्णन किया गया है। येण्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकाव्यास गेलो, शाळा सुरू झाली, पावसाळाही सुरू झाला। जब मई महीने की छुट्टी थी तो श्याम घर आया हुआ था, लेकिन मई महीने की छुट्टी ख़त्म होते ही श्याम दापोली में गया। स्कूल शुरू हो गई, बारिश भी शुरू हो गई। तप्त जमिनीला मेघ शांत होऊ लागले, तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे व कसा सुंदर वास सुटे। नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो। तप्त जमीनला मतलब तपती हुई धरती, मीन्स जब बारिश शुरू हुई तो जो तपती हुई धरती थी उसको बारिश ने शांत किया। गरम गरम तपती हुई धरती पर जब बारिश का पानी गिरता है तो कितनी अच्छी खुशबू आती है ना। और जब पहली या दूसरी बार बारिश होती है तभी ये खुशबू आती है, उसके बाद खुशबू नहीं आती, पता होगा आप लोगों को। तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो। गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्या वेळेस आठवण येते। जब मिट्टी से ये खुशबू आती है तो हमें इस बात का पता चलता है, इस बात का ध्यान आता है कि मिट्टी में कितनी खुशबू भरी पड़ी है। फुला फळांत जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो तो पृथ्वीच्या पोटातला। जो फल है, फूल है, उसमें भी कितनी अच्छी खुशबू आती है, उसका टेस्ट कितना अच्छा होता है। तो ये जो फूलों और फलों में इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है, उनको ये गंध कहाँ से मिलती है? पृथ्वी से ही तो मिलती है ना, क्योंकि मिट्टी से तो ये सब पैदा होते हैं। घरून दापोलीस येताना या वेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो। सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट धरून बसला होता। त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, तुझे अन्नदादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील, आता नको हट धरू। तो देखिए एक माँ कितने प्यार से अपने छोटे बेटे को समझा रही है। छोटा भाई था, वो ज़िद कर रहा था कि उसे नया कपड़ा चाहिए, तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा तेरे अन्नदादा जब बड़े होंगे, कमाने लगेंगे, तो वो तुझे हर 6 महीने में एक नया सदरा यानी नया कोट सिलवा के देंगे, अभी तुम ज़िद मत करो। तो ये जो सारी बातें हुई थी, ये बात श्याम ने सुनी थी, इसलिए जब वो इस बार दापोली गया तो उसने निश्चय करके गया, सोच के गया कि मैं मेरे भाई के लिए एक सदरा सिलवा के ही रहूँगा। मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फाड़ माजले नव्हतो, आम्हाला कोट माहीतच नव्हता। तो देखिए श्याम क्या बोल रहा है कि हमारे घर में कपड़ों के ढीग नहीं लगे रहते थे, मुश्किल से 1 या 2 कपड़े हमारे होते थे। जब हम यानी बच्चे थे तो हमारे पास कपड़े बहुत कम होते थे, और कोट क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं था। कित्येकदा सदराही 2 वर्षांनी नवीन मिळाव्याच्या। थंडीच्या दिवसांत धोतर चौकडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावयाचे। मफलर नव्हते, जॅकेट नव्हते, गरम कोट नव्हते, और नया कुर्ता भी हमको 1-2 साल में एक बार ही मिलता था।
ठंडी का दिन होता, जब यानी कि ठंडी का दिन आता, तो ये लोग क्या करते थे, मफलर की जगह धोती को 4 फोल्ड करते थे और उसी को गले में बांधते थे। यानी हमारे पास ना ही गरम कोट था, ना ही जैकेट थी, ना मफलर था। ये तो इसके बाद है माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता। धाकट्या, धाकट्या मतलब यंगर, छोटा। मेरे छोटे भाई का सदरा फट गया था। आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या। तो उसकी आई ने उस पे 2-4 पैच लगा दिया था। आज के लोग कपड़े फटने पर फेंक देते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। कपड़े फटने पर उस पर पैच लगा देते थे, जिसे पेवन भी कहते हैं। तो उसकी आई ने क्या किया था, जहाँ जहाँ उसका सदरा फटा था, उसकी आई ने वहाँ पैच लगा दिया था। आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्याव्याचा असे मी ठरवून आलो होतो, परंतु पैसे कोठून आणाव्याचे। इस बार मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपने भाई के लिए नए कपड़े लेकर आऊं, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, है ना, पैसे तो चाहिए ना। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। माझे वडील कोर्ट कचेरीचे कामास दापोलीस येत। वडील दापोलीस आले म्हणजे आणा 2 आणे मला खाऊला म्हणून देऊ जायचे। खाऊच्या पैशांतील 1 पैसाही खाऊमध्ये ना खर्चण्याचे मी ठरवले। जेश्यात आमची शाळा सुरू झाली, गणेश चतुर्थीला 3 महिने होते। तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशांचा रुपयाभर जमा असता। गणेश चतुर्थी धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्याव्याचा असे मी मनात निश्चय केले। शाम के जो पापा थे वो हफ्ते 2 हफ्ते में कोर्ट कचहरी के काम से दापोली आते जाते रहते थे। तो जब भी वो वहाँ आते थे तो शाम को 1 आना 2 आना खाने के लिए देकर जाते थे। लेकिन शाम ने क्या किया, वो 1 आना 2 आना उसे जब भी मिला उसने उसे खर्च नहीं किया, सारे के सारे उसने जमा किए। ज्येष्ठ मीन्स गर्मी। गर्मी के महीने के बाद जब स्कूल शुरू हो जाती है तो गणेश चतुर्थी को आने को 3 महीने रह जाते हैं, जून जुलाई अगस्त। तो उसने सोचा गणेश चतुर्थी आने तक तो मेरा 1 रुपया तो जमा हो ही जाएगा और 1 रुपये में तो मेरे भाई का कोट आ ही जाएगा। इस बार उसने निश्चय कर लिया था कि खाऊ के पैसे खर्च नहीं करूँगा और उससे गणेश चतुर्थी के पहले मैं मेरे भाई के लिए सदरा या कोट कुछ भी सिलवा के ही ले जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ध्यावर डोळे होतो, रोज पैसे मोजत होतो। गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली, मजजवळ 1 रुपया 2 आणे जमले होते। गौरी गणपतीला नवीन कपडे करतात। आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आई बाबा नवीन कपडे शिवतील, परंतु माझ्या भावास कोण शिवील? माझ्या भावाला मी शिवून देईन। ध्यायावर डोळे होते, यानी कि उसने अपना मकसद बना लिया था। ध्येय मीन्स मकसद। तो इस मकसद पे उसकी आंखें थी, यानी उसका अब यही मकसद था कि उसे इतने पैसे जमा करना है कि उसके भाई का कोट बन जाए। तो रोज़ पैसे गिनते रहता। गणेश चतुर्थी अब आने ही वाली थी और उसके पास 1 रुपये 2 आना जमा हो गए थे। गौरी गणपति के वक्त सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े बनाते हैं, लेकिन ये सोच रहा था कि मेरे भाई के लिए कपड़े कौन बनाएगा, मेरे भाई के लिए कपड़े मैं बनाऊंगा, ऐसा उसने निश्चय कर लिया था। मी शिंप्याकडे गेलो, माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो। त्याच्या अंगाचा कोट शिवाव्यास मी सांगितले। मैं टेलर के पास गया और मेरे भाई के ही एज के एक बच्चे को लेकर गया ताकि प्रॉपर उसका मेज़र हो सके कोट के लिए। और मैंने कहा इसके नाप का, इसी के मेज़र का एक कोट मुझे सिल के चाहिए। 2 वार कापड घेतले, अर्धा बार अस्तर घेतले, कोट तयार झाला। जवळच्या पैशांत सारा खर्च भागला। तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते।
2 बार कपड़ा लिया। पहले मीटर नहीं होता था, पहले मीटर की बजाय क्या करते थे, हाथ से गिना करते थे। 1 हाथ मतलब 1 बार, 2 हाथ मतलब 2 बार। तो ऐसा उसने 2 बार कपड़ा लिया और आधा बार अस्तर के लिए। तो 2 बार कपड़े में और आधा बार अस्तर में कोट तैयार हो गया। लेकिन पास का जितना भी पैसा था वो सारा खर्च हो गया उस कोट बनाने में। तो जैसे ही मैंने कोट हाथ में लिया, मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। ये आंसू उसके खुशी के थे। देखो, जब हम अपने खुद के बचाए हुए पैसों से अपने बहन या भाई के लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट लेते हैं तो हमें बहुत, तो वो तो खुश होता ही होता है, लेकिन हमें भी उससे बहुत खुशी मिलती है। कभी आप ऐसा ट्राई करके देखिएगा। मी घरी जाण्यास निघालो, मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले, पावसा पाण्याच्या जाऊ नकोस, नदी नाल्यांना पूर आले असतील. पसाईच्या पण्या, सोंडे घरचे पण्या यांना उतार नसेल. आमचे ऐक मी कोणाचे ऐकले नाही. तो अब ये घर जाने के लिए निकला। तो ये जहाँ जिनके घर में रहा करता था एज अ पेइंग गेस्ट, जिनके घर में वो रह रहा था, वो क्या बोले कि देखो अभी बारिश के दिन है, नदी नाले में अभी पूर आया होगा, सब भर गए होंगे। और पिसाई का जो डैम है या सोंडे घर का जो डैम है, नदी नाला अभी उनके ऊपर से जा रहा होगा। तुम्हें इस किनारे से उस किनारे जाने का उतार नहीं दिखाई देगा, यानी रास्ता नहीं दिखाई देगा। तो तुम अभी मत जाओ, तुम्हारा नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। हृदयात प्रेमपूर आला होता तो नदी नाल्यास थोडीच भीक घालणार। मेरे हृदय में तो जैसे प्यार की नदी उमड़ रही थी, तो वो प्यार के सामने ये नदी नाले क्या है मेरे लिए। मुझे तो उनकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो, नया कोट बांधकर मैं निकला। पंख असते तर एकदम उड़ून गेलो असतो, अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़कर चला जाता। चालण्याचे श्रम वाटत नव्हतो और चलने का भी कष्ट मुझे नहीं होता। सुख स्वप्नात दंग होतो, आईला किती आनंद होईल या कल्पनेत मी होतो। वो अपने ही खुशी के सपनों में खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि मेरी मम्मी को कितनी खुशी होगी, इसी कल्पना में वो खोया हुआ था। एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली। नानेटी एक टाइप का सांप होता है जो गांवटी होते हैं, जो नदी नाले में घूमते रहते हैं। और इसमें से कोई कोई जहरीले होते हैं और कोई कोई जहरीले नहीं होते हैं। तो नानेटी मेरे पैर के पास से उडी मार के चली गई। नानेटी महानून एक सापाचा प्रकार आहे, तिचा हिरवा रंग असतो। नानेटी उड्या मारत जाते, मला जरा भीती वाटली। तो नानेटी एक टाइप का सांप है, उसका रंग भी हरा होता है और वो उसके पास से उड़ी मारकर चली गई। तो वो क्या बोल रहे, मुझे थोड़ा सा डर लगा। जपून चालू लागलो, पिसाईच्या पाण्या थुदडी भरून वाहत होता, त्याच्या पाण्याला ओढ फार। काय करायचे, आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात। अब देखिए, पिसाई का जो डैम था वो पानी से बहुत हुआ था, लेकिन उसने मन में कहा क्या करना है, मम्मी का नाम लिया और पानी में घुस गया। हात काठी होती, पुढे काठी टाकाव्याची व मग पाऊल टाकावायचे। उसके हाथ में एक स्टिक थी, एक लकड़ी थी। पहले वो लकड़ी ज़मीन पर रखता, अगर ज़मीन होती तो फिर पाव रखता। मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो, परंतु कसाबसा बाहेर आलो। लेकिन पानी में इतना स्पीड था, पानी इतनी स्पीड से बह रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मैं भी अभी पानी के साथ बह जाऊंगा। लेकिन कैसे कैसे करके मैं पानी से बाहर निकला। इतर नदी नालांना प्रेमाने भेटाव्यास जाणार तो नाला, तो मला कसा बुडविल। तो अब वो बोल रहा है कि दूसरे नदी नालों से प्यार से मिलने वाला ये नाला मुझे कैसे डुबाएगा। नहीं डुबा सकता, क्योंकि मेरे अंदर तो मेरे भाई के लिए इतना प्यार भरा पड़ा है। मी माझ्या भावास भेटाव्यास जात होतो, त्या नालिया इतकाच उत्सुक होतो, धावपळ करीत होतो। जितना उत्सुक ये था दूसरी नदी नाले में जाने के लिए, मैं भी उतना ही उत्सुक था अपने भाई से मिलने के लिए। मैं भी धावपळ कर रहा था। नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो। जैसे नाला भर भर के बह रहा था, वैसे ही मेरे हृदय में भी प्रेम भर भर के आ रहा था। तो भला
मुझे वो कैसे बहा के ले जाता? रस्त्यातील खडीवर आली होती. सुयांसारखे दगड पायांना खुपत होते, परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते. अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालली होती. तो जब नदी नाले भर जाते हैं तो उसके पत्थर दगड़ ऊपर आ जाते हैं. तो जब मैं चल रहा था तो मुझे खड़ी दगड़ सुई के जैसे चुभ रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान तो उधर बिल्कुल नहीं था. चुभे तो चुभे. अंधेरा होने से पहले मुझे घर पहुंचने की धडपड थी, यानी घाई थी. परंतु वाटेतच अंधार पडला. कडाड कडाड आवाज गरजत होते. विजा चमचम करत होत्या. खडखड पाणी वाहत होते. त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो. रास्ते में ही अंधेरा हो गया. बिजली कड़कड़ा रही थी और चमचम चमक रही थी. पानी खलखल बह रहा था, जैसे पंचमहाभूत नाच रहे हो. पंचमहाभूत यानी अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ना वो. तो ऐसा लग रहा था उन सबका तांडव चल रहा था और उनके बीच में से मैं चला जा रहा था. शेवटी एकदाच्या मी घरी आलो. फायनली मेरा घर आ गया. ओला चिंब होऊन गेलो होतो. आई, मी बाहेरून हाक मारली. हवेत फार गाडथा आलेला होता. वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते. मैं बाहर ही से आवाज़ लगाई. वडील संध्या कर रहे थे, यानी शाम की जो पूजा होती है वो कर रहे थे. ठंडी ठंडी हवा आ रही थी. आई ने सिगड़ी में निखारे जलने के लिए रखे थे, यानी कोयले जला के रखे थे. आला, आई, अन्ना. धाकट्या भावाने दार उघडले. दोघे लहान भाऊ भेटले. उसके छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला और चिल्लाने लगा कि आई, बड़ा भाई आ गया, बड़ा भाई आ गया. इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलास? सारा भिजलास ना? आई विचारू लागली. सोंडेगड्याच्या पण्याला पाणी नव्हते का रे? वडिलांनी विचारले. उसकी माँ उससे पूछने लगी, अरे श्याम, इतनी बारिश में क्यों आया? देख, पूरा भीग गया है. और उसके बाबा ने उससे पूछा, सोंडे घर के डैम में पानी नहीं था क्या रे? परंतु मी आलो कसा तरी? मी म्हटले, हाँ पाणी था, लेकिन मैं कैसे तो भी आ गया. त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून. वडील म्हणाले. उसके वडील ने कहा, अरे उस सोंडे घर के डैम से उस दिन एक औरत बहकर चली गई. बरे ते कपडे काढ, कडक पाण्याने अंघोळ कर, आई म्हणाली. तो उसकी आई बोली, अरे चल, अभी अपने गीले कपड़े निकाल और गर्म पानी से नहा ले. अंघोळीस गेलो. मैं नहाने चला गया. धाकट्या भावाने माझे लहान से गाथोडे सोडले. तो वो जब पहुंचा तो उसके पास जो पोटली थी और वो जो पोटली लेकर आया था, तो उसके छोटे भाई ने वो पोटली को खोल दिया. देखिए, छोटे भाई को थोड़ा सा उत्साह रहता है ना कि बड़े भाई आया है तो मेरे लिए क्या लाया होगा, खिलौने, कपड़े, चॉकलेट, कुछ तो लाया होगा. तो इसी उत्साह में उसने वो पोटली को खोल दिया. लहान मुलांना सव्यच असते, त्यांना वाटत असते. छोटे बच्चों में क्योंकि ऐसी आदतें होती है. परंतु मी माझ्या भावंडास काय आणणार, कोणतं खाऊ आणणार, कोणते खेळणे आणणार, कोणते रंगीत चित्रांनी पुस्तक देणार. मी गरीब होतो. मैं अपने भाई के लिए क्या ला सकता था? कोई खाने की चीज़ ला सकता हूँ, कोई खिलौने ला सकता हूँ, या कोई ड्राइंग बुक ला सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मैं गरीब हूँ. मैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं ला सकता था. परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले. लेकिन मेरे भाई को उस पोटली में कुछ तो भी मिला. त्या कोट सापडला, नवीन कोट. तो कोट नव्हता. ते हृदय होते, ते प्रेम होते, ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती. तो उसके भाई को उस पोटली में क्या मिला? एक कोट मिला. लेकिन अब शाम क्या कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक कोट नहीं था, वो मेरा दिल था, मेरा प्यार था, मेरी माँ की सिखाई हुई सीख थी ना. हा लहानसा कोट कोणाचा? हा नवीन कोट कोणाला रे? धाकटा भाऊ कोट घेऊन मज्जावळ येऊन विचारू लागला. जब वो उसने कोट देखा तो वो मेरे पास आया और कहने लगा कि अन्ना, ये कोट तुमने किसके लिए लाया है? तो देखिए श्याम ने क्या कहा, मग सांगेन घरात जा घेऊन, मी म्हटले. उसने कहा, मैं बताऊंगा, पहले तू कोट लेकर घर में जा. कोट लेकर अपनी माँ के पास गया और क्या कहने लगा, आई, हा बघ कोट, हा काही अन्नाच्या अंगाचा नाही, हा मला आणलाय.
होय आई, धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला। छोटा भाई बच्चा था, वो बहुत उत्सुक था, तो घर में गया और अपने मम्मी से कहने लगा, आई देखो अन्ना ने मेरे लिए कोट लाया है। ये कोट अन्ना के साइज़ का तो है नहीं, मेरे साइज़ का ही है, मुझे ही आएगा। अब देखिए, आई कोरे धोतर दिले, मी चूली जवळ शेकत बसलो। यानी कि आई ने मुझे धोती दिया और मैं चूल्हे के पास में हाथ सेकने लगा ताकि मुझे ठंडी ना लगे। आई म्हणाली, श्याम हा कोणाचा कोट? मोरू जोशांकडे का रे देवयाचे आहे? कापातल्या मुख्यांना पाठविला असेल, वडील म्हणाले। आई ने कहा, ये कोट किसका है? किसी को देने का है क्या? मतलब उनके कोई पड़ोसी होंगे तो उनको देना है क्या? और फिर पापा ने पूछा, किसी ने भिजवाया है क्या? वहाँ के कोई मुखिया ने भिजवाया होगा, ऐसा उसके पापा ने पूछा। श्याम ने क्या कहा, नाही, हा मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे, मी म्हटले। नहीं, मैंने ये पुरुषोत्तम के लिए सिलवा के लाया हूँ। पैसे रे कोटले, पैसे कहाँ से आए? तो उसके पापा ने कहा, कोणाचे कर्ज काढलेस का फीचे दौड़लेस? वडिलांनी विचारले, यानी कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? किसी से कर्ज लिया क्या? या जो फीस के पैसे थे उसको तो वेस्ट नहीं किया? कोणाच्या पैशांना हात तर नाही ना लावलास? आईने कातर स्वरात विचारले, यानी कि तुमने किसी के पैसे चोरी तो नहीं किए? ऐसा उसने बहुत एकदम गुस्से में पूछा। तो देखिए श्याम ने क्या कहा, आई मी कर्ज काढले नाही, चोरलेही नाहीत, फीचेही खर्चिले नाहीत, मी म्हटले। तो वो बोला, आई मैंने कोई कर्ज नहीं लिया है, ना ही चोरी की है और ना ही फीस के पैसों को खर्च किया है। तो देखिए इसके बाद क्या है, मग उधार का शिवून आणलास श्याम, वडिलांनी विचारले। तो उसके पापा पूछते हैं, क्या फिर तू किसी से उधार लेकर आया है? क्योंकि देखिए पहले के ज़माने में तो इतने पैसे होते नहीं थे कि आसानी से कोट आ जाए। तो उसके घर वाले परेशान थे कि श्याम के पास इतने पैसे आए कहाँ से। भाऊ तुम्ही मला खाऊला आणा 2 आणे देस असा ते मी जमविले। तो उसने अपने पापा से कहा कि पापा आप मुझे खाने के लिए जो आना 2 आने देते थे ना, तो मैंने वो जमा किए थे। गेल्या 2-3 महिन्याचे सारे जमविले, यानी कि आपने जो 2-3 महीने मुझे सारे पैसे दिए वो सारे की सारी मैंने जमा किए। त्यातून हा कोट शिवून आणला और मैंने उसी पैसों से ये कोट सिलवा के लाया हूँ। आई म्हणत असे, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तम नवीन शिवतील कोट। मी मनात ठरविले होते की येताना त्यांच्यासाठी नवीन कोट आणाव्याचा। पुरुषोत्तम बघ तुला होतो का? मी म्हटले। तो वो बोलने लगा कि जब मम्मी ने मेरे छोटे भाई को ऐसा कहा था कि देख जब अन्ना दादा बड़े होकर कमाने लगेंगे तो तेरे लिए कोट लाएंगे, तो मैंने भी सोचा कि बड़े होने की राह क्यों देखूं। अण्णा हा बघ छान होतो आणि आतलाही खिसा, आता माझी पेन्सिल हरवणार नाही। आई बघ, पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला। तो वो बच्चा कोट पहनकर सबको बोलने लगा, अन्ना देखो ये मेरा कोट कितना अच्छा है ना, अंदर भी जेब है, अब मेरी पेंसिल भी नहीं घूमेंगी, देखना आई। और पुरुषोत्तम ने आई को दिखाते हुए ऐसा कहा। देखिए तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहीवर आला। तो मैंने जो हकीकत बताई वो सुनकर मेरे मम्मी की आंखों से आंसू निकल गए। तो देखिए उसकी आई ने क्या कहा फिर, ती म्हणाली, श्याम तू व्याने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, शिकू मोठा नाहीस, परंतु मनाने मोठा आजच झालास हो। हेच प्रेम बाळांनो पुढेही ठेवा। देखो उसकी माँ ने कितनी अच्छी बात कही कि श्याम तू उम्र से तो बड़ा नहीं है, ना ही पैसों से तू दौलत वाला है, ना ही ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन मन से तो तू आज ही बड़ा हो गया रे। ये जो प्रेम तुम दोनों के बीच है इसे हमेशा बनाए रखना और या प्रेमावर कोणाची दृष्टी नको पडायला, यानी कि तुम्हारे इस प्यार पर किसी की बुरी नज़र ना पड़े। वडिलांनीही माझ्या पिठीवरून हात फिरवला, ते बोलले नाही, त्या हात फिरविण्यात सारे बोलणे होते, साऱ्या स्मृती होत्या। तो
मम्मी ने तो सब बोलकर अपनी खुशी जाहिर कर दी, अपने खुशी के आंसू भी बहा दिए, लेकिन वडील ने यानी मेरे बाबा ने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी पीठ पर प्यार से हाथ घुमाया। तो वो जो हाथ घुमाना ही था वो सब कुछ बोलना हो गया। अब कुछ भी बाकी नहीं था, वो सारा कुछ बोलना और सारी स्मृति उसी के अंदर आ गई। मतलब सिर्फ उनके हाथ फेरने से मेरा मन शांत हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। सच अ लवली चैप्टर है ना, कितना अच्छा चैप्टर है ना। हमें इससे सीख मिलती है कि हमें भी अपने भाई बहनों के लिए इतना ही प्यार होना चाहिए जिस तरह श्याम ने छोटी सी उम्र में अपने भाई की खुशी के लिए अपने एक एक खाने के पैसे जोड़कर भरी बारिश में आंधी तूफान से डरे बिना उसके लिए कोट सिलवा के लाया। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके क्वेश्चन आंसर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ जाके चेक कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।